गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेम हिस्ट्री की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा लेसन रहेगा बहमनी एवं विजयनगर साम्राज्य और आज का हमारा टॉपिक रहेगा बहमनी साम्राज्य। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में के अंत में उत्पन्न हुई अशांति एवं अराजकता के परिणाम स्वरूप दक्षिण भारत में बहमनी एवं विजयनगर राज्यों का उत्थान हुआ। हालांकि ये दोनों राज्य एक दूसरे से संघर्षरत थे, फिर भी इन्होंने अपने अपने अधीन प्रदेशों में शांति एवं व्यवस्था स्थापित करने के साथ साथ व्यापार एवं वाणिज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह ने की। उसने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद उसके जो उत्तराधिकारी थे मोहम्मद शाह प्रथम, मोहम्मद शाह द्वितीय, फिरोज शाह, अहमद शाह, अलाउद्दीन द्वितीय, मोहम्मद शाह तृतीय इत्यादि हुए, जो बहमनी साम्राज्य की गद्दी पर बैठे। 1528 ईस्वी में कलीमुल्ला की मृत्यु के बाद बहमनी साम्राज्य का पतन हो गया और इसमें बहमनी शासकों के समय कला, शिक्षा एवं साहित्य का खूब विकास हुआ। विस्तार से अब हम अध्ययन करेंगे बहमनी साम्राज्य। जैसा कि अभी बताया था कि मोहम्मद तुगलक नीतियों और हवाई योजनाओं की असफलता के परिणाम स्वरूप समस्त भारत में विद्रोह एवं अराजकता का वातावरण उत्पन्न हो गया था। दक्षिण भारत में कुतलुग खां अलाउल मुल्क ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह का नेतृत्व इस्माइल मक और हसन गंगू ने किया। देवगिरी अर्थात दौलताबाद के अमीरों ने, जिन्हें अमीर सादा कहते थे, उन्होंने अजीजुद्दीन खमर को, या जिसे हम अजीज खम्मार भी कहते हैं, उसको पराजित कर दिया और बड़ौदा में उसका वध कर दिया। इसके बाद विद्रोहियों ने शाही सेनाओं को हराकर देवगिरी पर अधिकार कर लिया। विद्रोहियों ने नसीरुद्दीन इस्माइल खां को अपना शासक नियुक्त कर दिया। इस अवसर पर अमीरों की जागीरें वितरित की और हसन गंगू को जफर खां की उपाधि प्रदान की। दूसरी ओर मोहम्मद तुगलक इस्माइल की स्वतंत्रता को समाप्त करने के लिए सेना सहित देवगिरी की ओर बढ़ा। उसने सेना को हरा दिया, परंतु वह इस्माइल मक और हसन गंगू को पकड़ने में असफल रहा। इसी समय मोहम्मद तुगलक को गुजरात में हुए विद्रोह को दबाने के लिए जाना पड़ा। परिणाम स्वरूप हसन गंगू ने मोहम्मद तुगलक की सेनाओं को हराकर भगा दिया। इस्माइल खां ने हसन गंगू के पक्ष में राजगद्दी त्याग दी, क्योंकि वह काफ़ी बूढ़ा हो चुका था और प्रशासन चलाने में अपने आप को अयोग्य समझता था। अमीरों ने भी 12 अगस्त 1347 को हसन गंगू को अपना नया शासक चुन लिया। हसन गंगू अब्दुल मुजफ्फर अलाउद्दीन के नाम से गद्दी पर बैठा। उसने अलाउद्दीन बहमन शाह की उपाधि धारण की। अलाउद्दीन बहमन शाह, जिसने 1347 से 1358 तक शासन किया, और वह बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था। वह अफगान जाति से संबंध रखता था। फरिश्ता का मत है कि हसन गंगू नामक एक ब्राह्मण की बहुत सेवा की और ख्याति प्राप्त की, इसलिए उसे हसन गंगू कहा जाता है। अलाउद्दीन बहमन शाह ने जो राज्य स्थापित किया वो फूलों की सेज नहीं थी। उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कुछ सरदार थे जिनको जिनसे उसे परेशानी काफ़ी हुई थी। इसके अतिरिक्त कुछ हिंदू सरदार भी थे जो असंतुष्ट के साथ मिलकर स्वतंत्र सत्ता स्थापित करना चाहते थे, और बहमन शाह एक महत्वाकांक्षी शासक था और उसने वास्तव में तुगलकों के सिंहासन पर बैठने की इच्छा की थी। दक्षिण में उसका उद्देश्य प्रायद्वीप भारत पार कर रामेश्वरम तक जाना था। पश्चिमी उत्तर में वह गुजरात, मालवा, ग्वालियर जीत कर राज्य में मिलाने और अंत में दिल्ली पर अधिकार करने का इच्छुक था। उसने हुसैन गुरसास को सेना सहित कंधार भेजा और वहां से उसकी सेनाओं ने भारी धन संपत्ति प्राप्त की और उसके बाद कोटागिरी में भी विजय प्राप्त की। उसने कुतुबुल मुल्क को दक्षिण पश्चिम में भेजा। उसने मारन, महेंद्र व अकहलकोट पर अधिकार कर लिया। इसी प्रकार कीर खां ने कल्याणी पर अधिकार कर लिया। अतिशीघ्र ही बहमन शाह ने पूर्व में मंगोर, उत्तर में ब्रेन गंगा से दक्षिण में कृष्णा नदी तक, पश्चिम में दौलताबाद तक बहमनी साम्राज्य में स्थापित कर लिया।
गोवा, मांडू, कोल्हापुर, दाभोल इत्यादि उसके साम्राज्य में शामिल थे। उसने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया। वह कठोर दंड देता था और उसके राज्य में उसने शांति स्थापित कर ली थी। वह एक न्यायकारी राजा भी था। उसने हिंदुओं से जजिया कर नहीं लिया। वह ऐसा पहला मुसलमान शासक था जिसने हिंदुओं से जजिया कर नहीं लिया। इसके बाद मोहम्मद शाह प्रथम 1358 से 1377 के बीच, यानी बहमन शाह की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम 11 फरवरी 1358 को गद्दी पर बैठा। मिस्र के अब्बासी खलीफा ने उसे खुतबा पढ़ने और सिक्के चलाने की अनुमति दी। वह भी अपने पिता की भांति साम्राज्यवादी नीति का पालन करता था, महत्वाकांक्षी था। उसने विजयनगर और तेलंगाना राज्यों के साथ एक लंबा संघर्ष किया और तेलंगाना के शासक कपया नायक ने अपने पुत्र विनायक को 1362 में एक विशाल सेना सहित कोलास की ओर रवाना किया और उसकी सहायता के लिए विजयनगर ने भी 20,000 की एक शक्तिशाली सेना भेज दी। बहमनी की सेना ने भी अमीरुल उमरा बहादुर खां के नेतृत्व में शत्रुओं की सेनाओं का सामना किया। बहादुर खां ने तेलंगाना और विजयनगर की सेनाओं को बुरी तरह से पराजित कर दिया और विनायक देव को खिराज देने को बाध्य कर दिया। तेलंगाना की विजय के बाद मोहम्मद शाह प्रथम ने अपना ध्यान विजयनगर की ओर लगाया। इसी समय विजयनगर के शासक बुक्का प्रथम ने 2 लाख पैदल, 8,000 घुड़सवार और 3,000 हाथी की सेना बहमनी के विरुद्ध भेज दी। अतिशीघ्र ही विजयनगर की सेना ने मोहम्मद शाह प्रथम की सेना को हराकर मुकद्दल पर अधिकार कर लिया। हालांकि इस क्षेत्र पर उनका आधिपत्य स्थायी नहीं हुआ और अतिशीघ्र ही बहमनी सेना ने विजयनगर की सेना को वहां से खदेड़ दिया। और कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि युद्ध में बहमनी सुल्तान ने विजयनगर के 5 लाख हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया। उसके सैनिकों ने हिंदुओं के मंदिरों भवनों में जी भर करके लूटा। 1377 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद मोहम्मद शाह द्वितीय 1378 ईस्वी में बहमनी की गद्दी पर बैठा और मोहम्मद शाह द्वितीय बहुत उदार और शांति प्रिय था। उसने अपने पड़ोसियों के प्रति सहनशीलता की नीति अपनाई, जिससे उसका शासनकाल शांति से भरा रहा। हालांकि गोवा, अदोनी, कोटकुंडा में अवश्य कुछ झड़पें हुई। 1395 ईस्वी में विजयनगर के सेनापति चेन्नप्पा ने रंगीनी पर अधिकार कर लिया। फिर भी विजयनगर और बहमनी राज्यों के बीच शांति बनी रही। उसने प्रजा की भलाई और दीन दुखियों की सहायता में वो लगा रहता था। उसने अनेक कलाकारों को, विद्वानों को संरक्षण दिया, मस्जिदों का निर्माण करवाया और 4 अप्रैल 1397 को टाइफाइड से उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद गयासुद्दीन और शमसुद्दीन दाऊद द्वितीय गद्दी पर बैठा। मोहम्मद शाह द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका पुत्र गयासुद्दीन 4 अप्रैल 1397 को बहमनी की गद्दी पर बैठा। उसे तहमतन के नाम से जानते हैं। उसने भी शासन कुशलतापूर्वक चलाया। उसने योग्य व्यक्तियों को, जिसमें कुछ ईरानी भी थे, उच्च पदों पर बिठाया। उसने तगलचीन के नेतृत्व में सुल्तान के विरुद्ध षड्यंत्र रखना शुरू कर दिया। कहा जाता है एक दिन 14 जून 1397 ईस्वी को जब सुल्तान उसके घर पर शराब के नशे में धुत पड़ा था, तो तगलचीन मकान की ऊपरी मंजिल में जनाने, जो स्त्रियों के रहने का स्थान था, उसमें गया। वह अपनी सुंदर पुत्री को, जिस पर सुल्तान फिदा था, साथ लाने की बजाय एक चमकदार चाकू लाया और सुल्तान को अंधा कर दिया। इसके पश्चात उसने सुल्तान को गद्दी से हटाकर सागर की जेल में बंद कर दिया। इसके बाद तगलचीन ने तहमतन अर्थात सुल्तान गयासुद्दीन के सौतेले भाई शमसुद्दीन को गद्दी पर बैठा दिया और स्वयं राज्य का मालिक नायाब एवं वीर जुमला नियुक्त हो गया। इससे पूर्व महमूद द्वितीय की कन्याओं का विवाह फिरोज और अहमद के साथ हुआ। सुल्तान ने उन्हें अपनी पुत्रों की भांति पाला था। अतः दोनों राजकुमारियों ने अपने पतियों को अपने भाई गयासुद्दीन के विरुद्ध अपराध करने वाले से बदला लेने के लिए उकसाया, परंतु शमसुद्दीन तगलचीन को इसका पता चल गया। उसने शमसुद्दीन द्वितीय को सुझाव दिया कि वह इन दोनों भाइयों को अंधा करवा दे। अपने प्रति होने वाले षड्यंत्र से आशंकित होकर दोनों भाई सागर भाग गए और कुछ समय के पश्चात बहमनी की राजधानी पर चढ़ाई कर दी।
परंतु मारतूर नामक स्थान पर वो पराजित हो गए। इसके बाद फिरोज शाह को गद्दी पर बैठाकर बहमनी का नया सुल्तान घोषित कर दिया। फिरोज शाह द्वितीय बना। इसके बाद 11 नवंबर 1397 को फिरोज शाह द्वितीय बहमनी का सुल्तान बना। उसका अधिकतर समय अपने पड़ोसी राज्यों के विरुद्ध युद्धों में जीता। अपने राज्यारोहण के तुरंत पश्चात उसने सागर में एक विद्रोह का सामना किया और इसके बाद केरला के नरसिंह ने विद्रोह कर दिया, परंतु सुल्तान ने बड़ी योग्यता से इन विद्रोह को दबा दिया। इसके बाद विजयनगर के शासक बुक्का राय ने बहमनी पर आक्रमण कर दिया, परंतु बहमनी के 4000 घुड़सवारों ने शत्रु की सेना को पराजित कर भगा दिया। अगले दिन सुल्तान फिरोज शाह ने बुक्का राय की भागती हुई सेना पर विजयनगर तक पीछा किया और कुछ प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। 1398 में मध्य एशिया के विजेता तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। फिरोज ने सूचना मिलते अपना एक राजदूत समरकंद भेज दिया और स्वयं ने देश में उसका स्वागत किया। तैमूर उससे बड़ा प्रसन्न हुआ और फिरोज को दक्षिण का राज्य का उपहार में दे गया, जो पहले से ही फिरोज के अधिकार में था। 1460 ईस्वी के अंत में देवराय प्रथम विजयनगर की गद्दी पर बैठा। उसने खोए हुए प्रदेशों को वापस लेने के लिए रायचूर दोआब पर आक्रमण किया। मुखदल की जनता अपने घरों को छोड़कर जंगलों में भाग गई। इसके बाद 1416 ईस्वी में सुल्तान फिरोज शाह ने अपने पुत्र हसन खां को युवराज मनोनीत किया और क्योंकि सुल्तान अब काफ़ी वृद्ध हो चुका था, उसने 1419 में विजयनगर ने बहमनी पर पुनः आक्रमण कर दिया और फिरोज शाह बुरी तरह से पराजित हो गया। इस अवसर पर विजयनगर की सेनाओं ने बहमनी की राजधानी को जी भर करके लूटा और अनेक मस्जिदों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। इससे बहमनी की प्रतिष्ठा को बड़ी ठेस पहुंची और 1422 में उसने अहमद ने उसे गद्दी से हटा दिया और स्वयं गद्दी पर बैठ गया। इसी समय फिरोज शाह की मृत्यु हो गई। वो एक योग्य सुल्तान था। उसने अनेक विद्वानों को अपने भवन में आश्रय दिया। उसने गुलबर्गा के निकट फिरोजाबाद नामक एक नगर भी बसाया। इसके बाद अहमद शाह 1422 में अहमद शाह बहमनी की गद्दी पर बैठा। वह एक योग्य प्रशासक एवं कुशल सेनापति था। उसने गुलबर्गा के स्थान पर बीदर को अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद अलाउद्दीन द्वितीय, जो मोहम्मद शाह का ज्येष्ठ पुत्र अलाउद्दीन द्वितीय बहमनी की गद्दी पर बैठा। उसकी गद्दी पर बैठते उसके भाई मोहम्मद ने विद्रोह कर दिया और बीजापुर एवं रायपुर पर अधिकार कर लिया, परंतु सुल्तान ने बड़ी योग्यता से उसके विद्रोह को दबा दिया। इसके पश्चात सुल्तान ने अपने भाई को क्षमा कर रायपुर का गवर्नर बना दिया। इसके बाद हुमायूं शाह 4 मार्च 1458 को बहमनी की गद्दी पर बैठा। वह दिवंगत सुल्तान का ज्येष्ठ पुत्र था। वह स्वभाव से कठोर था, इसलिए कुछ अमीरों ने उसके छोटे भाई हसन खां को सिंहासन पर गद्दी पर बैठाने के लिए संघर्ष किया, परंतु हुमायूं शाह अपने अनुयायियों से इतराज दरबार में पहुंचा और हसन को हटाकर 3 अप्रैल 1458 को सिंहासन पर विधिवत रूप से बैठ गया। उसने महमूद गावा को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया और उसने चचेरे भाई लेकिन इसी समय उसके चचेरे भाई सिकंदर ने विद्रोह कर दिया। सुल्तान ने उसे पराजित करके मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद अहमद हसन गद्दी पर बैठा। हुमायूं की मृत्यु के बाद उसका 8 वर्ष का पुत्र अहमद हसन गद्दी पर बैठा। उसकी सहायता के लिए रेजेंसी गठित की गई, जिसकी ख्वाजाए जहां तुर्क महमूद गावा तथा राजमाता मखदूम में जहां नरगिस बेगम शामिल थी। 30 जुलाई 1463 को अकस्मात अहमद की मृत्यु हो गई। मोहम्मद शाह तृतीय, ये अहमद का छोटा भाई मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठा। उसने महमूद गामा को अपना प्रधानमंत्री बनाया। सुल्तान ने उसे ख्वाजाए जहां की उपाधि भी दी। नए सुल्तान के समय बहमनी और मालवा के बीच भीषण युद्ध हुए। लंबे संघर्ष के बाद उनमें संधि हुई, जिसके अनुसार खेरला मालवा के पास रहा, जबकि बरार बहमनियों के पास रहने दिया और उनमें मित्रता स्थापित हो गई। कहते हैं इसके शासनकाल में, मोहम्मद शाह तृतीय के शासनकाल में बहमनी की सीमाएं पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक विस्तृत हो गई थी। इसके बाद जो अन्य शासक हुए, सुल्तान मोहम्मद शाह तृतीय की मौत के बाद बहमनी का पतन शुरू हो गया था। उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र महमूद गद्दी पर बैठा। वो विलासी था और बहमनी साम्राज्य में अव्यवस्था फैल गई थी
और वो षड्यंत्रों का अड्डा बन गया था। वह सुराश और सुंदरी में व्यस्त था, अतः सुल्तान को शाहबुर्ज की ओर भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। 1518 में सुल्तान की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका पुत्र अहमद गद्दी पर बैठा और वह बीदर के राजमहल में एक बंदी के समान ही रहा। 1520 में उसकी भी मृत्यु हो गई। उसके बाद 28 दिसंबर 1520 को उसका पुत्र बहमनी का सुल्तान बना। वह शांत व्यक्ति था, परंतु मूर्ख सुल्तान साबित हुआ। उसने अपने अमीर बरीद का वध करने का प्रयास किया। षड्यंत्र की पोल खुल जाने पर 15 दिसंबर 1523 को उसने सुल्तान के पद से हटा दिया गया। फिर उसके बाद उसका पुत्र वजीउल्लाह गद्दी पर बैठा। उसने बरीद जैसे लोगों के चंगुल से निकलने का प्रयास किया। परिणामस्वरूप उसे महल के जनाने भाग में बंदी बना लिया और विष देकर के 1526 में उसे मार दिया गया। कहते हैं बहमनी वंश का अंतिम सुल्तान इमह इलमतुल्ला मक्का चला गया और वहां से कभी लौट कर नहीं आया। यह घटना लगभग 1538 ईस्वी की है। कालांतर में बहमनी साम्राज्य 5 राज्यों में गोलकोंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर में विभाजित हो गया और इस प्रकार से बहमनी साम्राज्य का पतन हुआ। और अब हम देखेंगे कि पतन के कारण क्या थे। सबसे पहले तो निरंकुश राज्य था। सभी सुल्तान अपनी इच्छा से शासन चलाते थे। वे स्वयं कानून बनाते थे, उन्हें लागू करते थे और कानूनों का उल्लंघन करने वाले को दंड देते थे। और वो जनता को एक दृष्टि से नहीं देखते थे और हिंदुओं पर अत्याचार करते थे। इसके बाद उत्तराधिकारी नियमों का अभाव। बहमनी सुल्तानों ने उत्तराधिकारी संबंधी नियमों का निर्माण नहीं किया, अतः सुल्तान की गद्दी के बाद राजगद्दी के लिए लड़ाई झगड़े आरंभ हो जाते थे। मोहम्मद शाह की प्रथम की मृत्यु के बाद जब उसका पुत्र मुजाहिद शाह गद्दी पर बैठा तो उसके एक रिश्तेदार दाऊद खान ने षड्यंत्र कर उसका वध कर दिया और स्वयं ने गद्दी पर अधिकार कर लिया। बहमनी सुल्तानों की धार्मिक नीति। वे हिंदुओं पर अत्याचार करते थे। उन्होंने सैकड़ों की संख्या में हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया और हिंदू इससे असंतुष्ट थे। अतः बहमनी राज्य पतन की ओर अग्रसर हो गया। अमीरों और सरदारों के षड्यंत्र। बहमनी साम्राज्य में विदेशी और भारतीय मुसलमानों के बीच संघर्ष चलते रहे। उनके षड्यंत्र चलते रहते थे और दरबार 2 गुटों में विभाजित हो गया था, जिसके कारण बहमनी का पतन हो गया। पड़ोसी राज्यों से संघर्ष चलते रहते थे। वैसे भी विजयनगर बहुत शक्तिशाली था और लंबे समय तक टक्कर लेना बहमनी के लिए सरल नहीं था। दुर्बल सुल्तान। बहमनी के अधिकतर सुल्तान दुर्बल और अयोग्य थे, जो निकम्मे साबित हुए और बाद में ये 5 राज्यों में बंट गया, जिनमें अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, बीदर और बरार में विभाजित हो गया। अंत में महमूद गावा की भी हत्या कर दी, जो एक योग्य प्रधानमंत्री था। उसने बहमनी साम्राज्य में अनेक सुधार किए। उसने शांति स्थापित की, लेकिन दूसरे सरदार और अमीर उससे ईर्ष्या करने लगे और सुल्तान के कान भरने आरंभ कर दिए और सुल्तान ने उसे मृत्युदंड दे दिया। इसके बाद बहमनी साम्राज्य का पतन हो गया। बहमनी सुल्तानों का शासन प्रबंध उच्च कोटि का था। उन्होंने बहमनी में एक उच्च कोटि की शासन प्रणाली स्थापित की। पहले केंद्रीय प्रशासन था, जिसका मुखिया सुल्तान था। वह प्रशासन की समस्त धुरी था। सारा प्रशासन उसके चारों ओर था। वो निरंकुश शक्तियां थी और वो दैवीय शक्ति में विश्वास करते थे। उसका मुख्य कार्य कानून बनाना, लागू करना और उल्लंघन करने वाले को दंड देना था। उसकी मंत्री परिषद थी। उसमें एक वकील उस सुल्तनत था, जो कि बहमनी का प्रधानमंत्री था, जिसकी नियुक्ति सुल्तान के द्वारा होती थी। वो सभी मंत्रियों में प्रथम था। उसका प्रथम कार्य प्रशासनिक कार्यों में सुल्तान को परामर्श देना, सभी विभागों के कार्यों की देखभाल करना, शाही आदेशों को लागू करवाना, सुल्तान की अनुपस्थिति में साम्राज्य का नेतृत्व करना आदि था। इसके बाद अमीर जुमला, जो वित्त मंत्री था, उसकी नियुक्ति भी सुल्तान के द्वारा होती थी। वो समस्त आय व्यय का ब्यौरा रखता था और वह राजस्व निर्धारित करता था और राजस्व भू राजस्व कर एकत्र करने का प्रबंध भी यही करता था। इसके बाद अमीर अशरफ, जो साम्राज्य का विदेश मंत्री होता था, उसकी नियुक्ति भी सुल्तान के द्वारा की जाती थी। वह अपने साम्राज्य में विदेशों से आए राजदूतों का स्वागत करना, ठहरने का प्रबंध करना, उनकी सुरक्षा का प्रबंध करना उसी का कार्य था। सदर जहां, यह बहमनी साम्राज्य का न्याय मंत्री होता था। यह बात ध्यान देने योग्य है कि बहमनी राज्य का सबसे बड़ा न्यायाधीश स्वयं सुल्तान था। उसके पास समय की कमी थी, इसलिए अपने अधीन उसने न्याय मंत्री बनाया। इसके बाद वजीर कुल था, जो लेखा विभाग का मंत्री था।
अन्य मंत्री भी थे। वकील दर था जो शाही दरबार का मंत्री था। अखूर बख्त नामक मंत्री था जो अस्तबल का मंत्री था। शाहनाए पील था जो हाथियों का मंत्री था। इसके बाद उसने प्रांतों में प्रशासन बांट रखा था। उसका साम्राज्य 3 या 4 प्रांतों में था, परंतु सुल्तान महमूद तृतीय के समय उसके प्रधानमंत्री महमूद गावा ने बहमनी साम्राज्य को 8 प्रांतों में विभाजित कर दिया था। इसके बाद स्थानीय प्रशासन था। आगे प्रांतों को आगे जिलों में बांटा हुआ था और प्रत्येक जिले में एक जिलाधीश की नियुक्ति थी। वह भी वही कार्य करता था, जैसे शांति व्यवस्था बनाए रखना, सुल्तान के आदेशों को लागू करवाना, जनता की भलाई के लिए काम करना, भू राजस्व एकत्रित करना आदि। भू राजस्व प्रबंध भी राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, इसलिए उन्हें भू राजस्व प्रणाली को उन्नत बनाने के ज़्यादा प्रयास नहीं किए। उनका जो न्याय प्रबंध था वो उच्च कोटि का था। न्याय का स्रोत स्वयं सुल्तान था। उसकी अदालत सर्वोच्च था, अंतिम थी। इसके बाद सैनिक प्रबंध, क्योंकि बहमनी साम्राज्य सैनिक शक्ति पर टिका हुआ था, सभी सुल्तान साम्राज्य की सुरक्षा में विस्तार के लिए शक्तिशाली सेना की भर्ती पर बल देते थे। उसकी सेना में घुड़सवार, पैदल, हाथियों की सेना होती थी। तोपखाना का गठन भी किया हुआ था। सुल्तान अपनी सेना के 2 भागों में विभाजित करते थे, सुल्तान की सेना तथा तरफदारों की सेना। उसने अनेक सुधार किए। उपयुक्त वर्णन के आधार पर हम कह सकते हैं कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने की। उसके पश्चात मोहम्मद शाह प्रथम, मोहम्मद शाह द्वितीय, फिरोज शाह द्वितीय, अहमद शाह इत्यादि सुल्तानों ने बहमनी साम्राज्य के विस्तार करके एक उच्च कोटि की शासन प्रणाली की स्थापना की। इस कार्य में बहमनी के सुप्रसिद्ध प्रधानमंत्री महमूद गावा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने प्रशासन में अनेक सुधार किए। आज के लिए इतना ही। कल के लिए फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।